बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स के तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। एक और शो के साथ हम हाजिर हैं और आप देख रहे होंगे कि हम स्टूडियो में मौजूद नहीं हैं। हम जिस प्लेयर के घर पे आज मौजूद है ये इस वक्त पाकिस्तान टीम के मेंबर हैं और साउथ अफ्रीका का जो हालिया दौरा हुआ था उसमें वन ऑफ द फ्यू प्लेयर्स जो कि कामयाब रहे, रन्स भी किए और काफ़ी जो है लोगों को सेटिस्फेक्शन हुई देख के कि हमारी जो बैटिंग लाइनअप है उस मतलब कुछ बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने वहाँ खड़े होकर मुकाबला किया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स का। मैं बात कर रहा हूँ शान मसूद की। शान, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम कि मुझे पता है कि पीएसएल सर पे आप लोग के और रवानगी हो रही है सबकी हर जगह पे। लेकिन मुझे बताएं शान, मतलब जो ये साउथ अफ्रीका टूर रहा है, वुड यू से इट्स बीन लाइक अ कैटलिस्ट फॉर यू मतलब इन योर कैरियर, क्रिकेट कैरियर? देखें, आप हमेशा वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं जिधर आप जाके नंबर वन परफॉर्मेंसेस दें और नंबर टू कुछ ऐसी जगह पे कुछ करने की कोशिश करें जहां बाकी लोगों का भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। ठीक है। अगर पास में देखा हो बहुत सारी टीम्स गई हैं साउथ अफ्रीका और हम सबको पता है उधर बैटिंग करना उधर इतना आसान नहीं है। तो कोशिश यही थी कि उन कंडीशंस में उस बॉलिंग अटैक के ख़िलाफ़ कुछ थोड़ी सी झलक दिखाएं ताकि आगे के लिए आसानी हो, क्योंकि क्रिकेट में आपको अगर खेलना है, सक्सेसफुल रहना है तो कंटिन्यूटी मस्ट होती है और कंटिन्यूटी के लिए मतलब वही नंबर ऑफ़ गेम्स आपके अंडर योर बेल्ट कंसिस्टेंटली होने चाहिए। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक बड़ी जगह स्टार्ट लेना ज़रूरी होता है। शायद यू हैव बीन अराउंड, मतलब आप डोमेस्टिक क्रिकेट काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं और यू रिप्रेजेंटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड रीजन्स। अब जाके मतलब एट दिस स्टेज ऑफ योर कैरियर आप देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीका टूर हुआ उसमें यू गॉट रन्स बट यू डिडंट गेट अ चांस टू प्ले इन द वनडे मैचेस। बट इफ़ यू गो बैक लास्ट ईयर एंड द ईयर बिफोर दैट, आपको एक चेंज आया आपकी बैटिंग में। लोग कहते हैं कि एक चेंज आया आपकी बैटिंग में, इट वाज थ्रू द नेशनल वनडे चैंपियनशिप एंड नेशनल T20 चैंपियनशिप। एंड इनिशियली यू वर कंसिडर्ड वेरी व्हाट यू कॉल डिफेंसिव सॉर्ट ऑफ ओपनर जिसके स्ट्रोक्स नहीं थे, लेकिन वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी जिसमें आपने रन्स भी किए। यू गॉट रिकॉर्ड नंबर ऑफ रन्स दैट नेशनल वनडे चैंपियनशिप एंड नेशनल T20। तो उस व्हाट वाज द रीज़न? क्या इट वाज अ थॉट आउट थिंग और व्हाट? देखें, अगर आप जब से मेरा डेब्यू हुआ है तब से आप देखें तो मैंने वनडे क्रिकेट बहुत कम खेली हुई थी। मैंने सिर्फ 29 मैचेस खेले हुए थे अप टू 2015-16। जब मैं UBL आया हूँ तो पार्ट ऑफ गोइंग टू UBL वाज के जो हमारे उधर थे नदीम भाई, उनका वो एक था कि यार हम तुम्हें वाइट बॉल की तरफ प्रमोट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें एक वो लगता है वो ऐसे मतलब एक बैच के बहुत सारे प्लेयर्स ला रहे थे और चाह रहे थे कि उनकी डेवलपमेंट में काम हो। तो उनको ये लगता था कि मेरा गेम सूट करता है वाइट बॉल क्रिकेट को, जो कुछ चीज़ उन्होंने देखी होगी जो प्रॉब्लम मैंने भी उस वक्त अपने आप में नहीं देखी थी। जब से मैं उधर आया हूँ तो 2016 से लेके 2019 तक 3 सालों के अंदर मेरे अब 29 गेम से कोई अराउंड 90 लिस्ट ए गेम्स हो गए। ठीक है। तो आई थिंक दैट्स अ सिग्निफिकेंट नंबर कि 3 साल में 61 गेम खेले। उससे हाँ। पहले मैं लिस्ट ए क्रिकेट 2007 से खेल रहा हूँ, उसमें सिर्फ मैंने 29 मैचेस खेले। तो आई थिंक किसी भी क्रिकेटर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखी है, देखें प्रैक्टिस सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं है जो टाइम नहीं देता। असल चीज़ होती है कि आप उस सारी मेहनत को, सारी प्रैक्टिस को मैचेस में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो। और आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि इतने जो मैचेस खेले इतनी शॉर्ट स्पेस ऑफ टाइम में, ऊपर से फर्स्ट क्लास का कोई मैच नहीं छोड़ा। मेरी ये कोशिश होती थी कि अगर मैं बाहर भी होता था, नेक्स्ट डे भी फर्स्ट क्लास का मैच होता था, ओवरनाइट फ्लाइट लेके मैं आके फर्स्ट क्लास का मैच खेलता था। उसके बाद ये हुआ कि इस साल लकीली हमारे 2 A टूर्स हुए जहाँ न्यूजीलैंड A की टीम आई और इंग्लैंड लायंस की टीम आई। तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स भी काफ़ी थे, एक्स इंटरनेशनल भी थे और वो लोग भी थे जो ऑन द फ्रिंजेस भी थे। तो कंसिस्टेंटली तीनों फॉर्मेट्स खेलना पाकिस्तान के लिए एंड मैं कैप्टनसी भी की। तो ये चीज़ें एक होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। जब एक्सपीरियंस आएगा, जब कंसिस्टेंटली आप खेलेंगे तो जो आप पीछे बैकग्राउंड में काम करते हैं आपको मौका मिलता है कि आप उसको किस तरीके से शान, एक जैसे आपने कहा कि आपने प्रैक्टिस की, मेहनत की, आपने कहा कि सब करते हैं प्रैक्टिस मेहनत, लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन है, मेरा भी रिसेंटली ज़हीर अब्बास से भी बात हो रही थी और 2-3 सीनियर प्लेयर से बात हो रही थी
दे हैड दिस फीलिंग, उनका कहना ये था लाइक जो हमारी इस वक्त जो करंट बैटिंग लाइनअप है, जो हमारे बैट्समैन है, दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ ऑन द स्किल डेवलपमेंट, और उतना टाइम नहीं देते जितना मतलब प्रीवियस जनरेशन के बैट्समैन देते थे, जिसकी वजह से वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है हमारी बैटिंग में। तो यू थिंक इज दैट ट्रू? इज दैट क्या हमारे अगर आप मेरा ओपिनियन पूछ रहे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली डिसएग्री विद दैट, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान टीम का सेटअप पूछ रहे हैं, बहुत बार हमने ये देखा होगा कि बंदा डोमेस्टिक से नेशनल टीम में गया, और जब वो नेशनल टीम में गया तो वो देखते हैं कि वो जब वापस भी आ जाता है तो उसमें कंसिस्टेंटली इंप्रूवमेंट आ रही होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें सीख कर आता है जो वहाँ हो रही होती हैं और जो डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं होती। तो नंबर 1 मैंने अपने पाकिस्तानी बैट्समैन का देखा, और काफ़ी बैट्समैन को उसका रिजल्ट भी बना है कि एंड में कोचेस को बैट्समैनों को नेट से खींचना पड़ता है। ओके, अच्छा। तो 2 घंटे, अब स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि 3 घंटे का नेट सेशन है, अच्छा। उससे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग इतने ईगर होते हैं, इतना मतलब उनको वो होता है, मतलब पेन लेते हैं, शौक होता है कि वो वहाँ जाके 3 घंटे से भी ज़्यादा गुजार लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं अच्छा हम बाद में आ जाएंगे, कुछ लोग अब अर्ली बस भी होती है, कुछ लोग ग्राउंड पहले चले जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ एफर्ट आई थिंक हमारे कोच ने भी कहा हुआ है, और सीनियर मतलब जो प्लेयर्स हैं और जो स्टाफ है हमारा, उन्होंने कहा हुआ है कि आप प्लेयर्स का जो एफर्ट है वो आप बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते। पहले मैच से मैंने जो हमारा प्रैक्टिस मैच रहा है बिनोनी में, उसकी जो नेट्स की विकेट्स थी, अगर आप देखते तो उसमें तो हमें लग रहा था कि किसी ना किसी का वहाँ कत्ल हो जाएगा। लेकिन इतनी ईगरनेस थी। एक दिन होता है मैच से एक दिन पहले, उसको हम कहते हैं योर डे, जिसमें कहते हैं कि आप लाइट रखें, हल्का रखें, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसमें आप वो करेंगे। हाँ, कोचेस की तरफ से कोई एडेड एक्टिविटी नहीं होगी। तो जो योर डे होता था उसमें भी 3-3 घंटे लग जाते थे, क्योंकि शायद एक इंप्रेशन ये मिलता है अबाउट दिस पाकिस्तान टीम, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान में क्रिकेट इज़ लाइक अ रिलीजन, और इतना पैशनेटली फॉलो होती है हर चीज़, और इतना डिस्कस होती है, डिबेट होती है हर चीज़। एक थोड़ा सा एक जनरल परसेप्शन ये है कि हमारे लड़के शायद उतना ट्राई नहीं करते, या वो प्रोफेशनल नहीं आता है। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज द एफर्ट दे पुट इन, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है पाकिस्तान टीम का, इट्स लाइक इससे ज़्यादा हो नहीं सकता, मतलब जितना सपोर्ट स्टाफ है। Our batting coach Grant Flower has been with the team for the last 4 years now. I think more than 4 years now. उनका रोल क्या होता है बेसिकली विद यॉल? हाउ डज ही वर्क विद यॉल? सर देखिए, मेरा जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है ना, जो कोच होता है, स्पेशली जो आपके लाइन कोचेज हैं, जो बैटिंग कोच हो गए, बॉलिंग कोच हो गए, फील्डिंग कोच हो गए, वो फैसिलिटेटर्स होते हैं। ओके। वो आपके लिए प्रैक्टिसेस सेटअप करते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है आपको बताते हैं, फिर एक मेंटल लेवल पे और एक टेक्निकल लेवल पे आपसे थरो डिस्कशंस होती हैं। अगर आप बैकग्राउंड में देखें क्या क्या काम होता है, हमें तो बैकग्राउंड का मीडिया में तो इतना एक्सपोजर नहीं मिलता ना। मीटिंग्स होती हैं, बैटिंग मीटिंग्स होती हैं, बॉलर्स को देखा जाता है, वेरियस चीज़ों पे डिस्कशंस की जाती हैं। अगर आप ग्रांट फ्लावर को देखें तो इन टर्म्स ऑफ जो हार्ड वर्क है, लेबर वर्क है सर, इट्स सेकंड टू नन। और देखें, एक वजह से बंदा कंटिन्यू कर रहा होता है। उसने वकार भाई के उसमें अपना टेन्योर शुरू किया 2014 में, और अब 5 साल हो गए। तो इफ ग्रांट फ्लावर वाज नॉट केपेबल इनफ, तो आई एम श्योर इंडस्ट्री ऐसी है हमारी कि हम उसको बिल्कुल। लेकिन शान, व्हाई डजंट इट ट्रांसलेट इनटू लाइक कोई कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है कि यू फील कि मे बी कम्युनिकेशन का थोड़ा सा इशू आता हो? अब तो आई थिंक आपके लड़के इतने ग्रूम हो गए कि अब कम्युनिकेशन इतना इशू नहीं होता। बात ये चीज़ होती है कि एक अननोन कमोडिटी थी साउथ अफ्रीका। अगर आपने देखा हो, सिर्फ 3 लड़के थे जो टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 3 लड़के थे जो इससे पहले साउथ अफ्रीका गए हुए थे। तो 13 लोगों के लिए एक अननोन कमोडिटी थी। जो 3 गए भी थे वो भी लास्ट टाइम न्यू कमर्स थे। मे बी आप कह सकते हैं उसमें से एक असद था जिसने एक वहाँ 100 की थी और उसकी सीरीज अच्छी गई थी। सैफी भाई और अजहर भाई की वैसी सीरीज नहीं गई थी जो उनसे एक्सपेक्टेड थी। तो एक वो अननोन जब चीज़ होती है, और फिर हमें ये एडमिट करना होगा कि हम एक बहुत ही टेस्ट क्रिकेट में एक वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट खेल रहे थे, जो अभी नंबर 3 है, और उनकी जो जिस तरीके से उनकी जा रही है, प्रोग्रेस जा रहा है, तो आई वोंट बी सरप्राइज कि साउथ अफ्रीका अगर बहुत जल्दी वर्ल्ड नंबर 1 बने। उनकी एक सेटल टीम है। अगर उनकी कोई वीकनेसेस थी, वो उनके मिडिल ऑर्डर में थी, जो बवूमा ने एक तरीके से उसको भी कम किया। मे बी डिब्रॉइन था, और फिर जब फाफ को बैन मिला तो वो जुबैर हमजा बीच में आया था। तो ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जिस तरीके से हम एक इमोशनल कॉम है, हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स मिले, तो हम कभी कभार ना उसको ऑब्जेक्टिवली नहीं देखते। ऑब्जेक्टिवली ये था कि हम एक बहुत
मुश्किल टूर पे गए थे, कंडीशंस नॉर्मल से भी अगर आप इंडिया की सीरीज फॉलो करें तो इंडिया की सीरीज से ज़्यादा मुश्किल हमारी सीरीज थी। इंडिया की सीरीज में देयर वाज ओनली वन विराट कोहली जिसने 286 रन किए थे, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर हार्दिक पांड्या था 119 रन से, और थर्ड हाईएस्ट भुवनेश्वर कुमार था 107 रन। They won one test match, I think. They won one test match, लेकिन मैं 3 सीरीज की ओवरऑल बैटिंग कर रहा हूँ। अगर हमारी बैटिंग देखें तो 3 बैट्समैन क्रॉस्ड ओवर 200 रन्स इन द टेस्ट सीरीज। तो बात ये थी कि हमने प्रॉबेबली इंडिविजुअली बेहतर परफॉर्मेंसेस दी हैं, हमारी बॉलिंग हो या बैटिंग हो, लेकिन वो जो प्रेशर मोमेंट्स होते थे ना जिसमें कलेक्टिव, वहां पर साउथ अफ्रीका वाज बेटर देन अस। अगर आप देखें सेंचुरियन का जो पहला टेस्ट था, मैं और अजहर अली खेल रहे थे 60 for 2 थे पहले आवर में, मैं आउट हो गया। फिर मैं और इमाम खेल रहे थे सेकंड इनिंग्स में 100 for 1 थे, 1 घंटा और खेल लेते तो वो मैच अच्छा। फिर हमने उनको 16 for 1 पे हाशिम भाई का कैच छूटा और डीन एल्गर का वो एक कंट्रोवर्सी हो गई। केप टाउन में जब गए तो उसके बाद वो 150 for 5 थे, बवूमा आया तो बवूमा का फिर एक तरीके से हमारे मोमेंट्स थे। जोबर्ग में भी मोमेंट्स आए जब सेकंड इनिंग्स में 45 for 4 कर दिया था, एक वो डिकॉक की उस वक्त विकेट मिलती तो वो भी हमें टारगेट। डू यू फील के मतलब जैसे आपने कहा भी कि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टूर, लेकिन डू यू फील के जो मॉडर्न डे क्रिकेट की जिस तरह चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, यू थिंक कि अगर पाकिस्तान को जब आप जाते हैं किसी डिफिकल्ट टूर पे, मतलब वे यू आर गोइंग अवे, दैट यू ऑल शुड बी प्लेइंग मोर प्रैक्टिस मैचेस बिफोर द टेस्ट सीरीज स्टार्ट? डेफिनेटली सर, आई मीन जो सबसे बड़ी मैं बात करता हूँ वो चीज़ आती है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस कैसे आती है? खेल खेल के। मुझे अभी तक याद है 2016 में जब हम इंग्लैंड गए थे तो आई थिंक अगर आप हिस्टोरिकली देखें दैट वाज वन ऑफ आवर बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंसेस। हर टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने, एक्सेप्ट दी ओल्ड ट्रैफर्ड टेस्ट मैच, हर टेस्ट में 350 प्लस रन्स किए थे पाकिस्तान ने। वो इसलिए था क्योंकि हम 1 महीना पहले गए थे, पहले हैम्पशायर गए थे, वहाँ हमने अपना कैंप सेटअप किया था, फिर वी प्लेड 2 मैचेस बिफोर द सीरीज एंड 1 मैच इन बिटवीन द सीरीज। तो आई थिंक उसके रिजल्ट्स भी शो हुए थे। बहुत सारे बैट्समैन ऐसे थे जिन्होंने जाके हंड्रेड्स किए थे उधर जाके। So that's good news for the World Cup in the sense क्योंकि World Cup के लिए तो we are going at least 3 weeks in advance to England. 3 weeks in advance, पहले ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज है, फिर इंग्लैंड से सीरीज है, तो ये प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, इंशाल्लाह आई थिंक इट विल रिफ्लेक्ट ऑन आवर परफॉर्मेंस। बट शायद जैसे जो हमारा पूरा सपोर्ट स्टाफ है, बेसिकली पीपल डोंट अंडरस्टैंड, मतलब जब आप कहते हैं ना कोच है तो वो समझते हैं कोच का मतलब ये है कि वो आपको बता रहा है कैसे बल्ला पकड़ना है, बट जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, हाउ डू दे इंटरेक्ट विद द प्लेयर्स, हाउ डू दे हेल्प द प्लेयर्स? मतलब जैसे ही मैंने आपसे पहले बात की थी, आपके जो कोचिंग स्टाफ होता है वो फैसिलिटेट करता है चीज़ें। उनका जो काम होता है वो ये होता है कि जो आपके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, वो ऐसे सिनारियोज उसमें क्रिएट करें कि जो आपको गेम के अंदर मिले, वो वाले प्रेशर्स रिफ्लेक्ट करें। फिर उसमें आपके बैकग्राउंड स्टाफ में आपके ट्रेनर्स आ जाते हैं, आपके फिजियोज आ जाते हैं, ट्रेनिंग आपको वो कराएं कि आपकी बॉडी फटीग ना हो और आपकी बॉडी रेस्ट भी करे और रिकवर भी करे, क्योंकि इवन साउथ अफ्रीका में वो तो टेस्ट मैचेस 3 दिन में ख़त्म हो रहे थे, शेड्यूल बहुत टाइट था और ट्रैवलिंग भी थी, छोटी छोटी फ्लाइट्स थी, तो वो फ्लाइट्स का अगर आप टोटल टाइम देखते हैं ना, मतलब डोर टू डोर, उसमें भी 4-5 घंटे लग जाते थे। फिर वनडेज जब शुरू हुए तो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग थी, कभी कभार ग्राउंड भी दूर होता है। तो कोचिंग स्टाफ का जो काम होता है वो ये चीज़ें आसान करना होता है प्लेयर्स के लिए, और प्रैक्टिस जितना भी वो मैच लाइक सिनारियोज क्रिएट कर सकें। हम जब खेल रहे होते थे तो हमारे एक फास्ट बॉलर्स नेट होता था, एक स्पिनर्स नेट होता था, एक नेट बॉलर्स आते थे उनका नेट होता था, साथ में एक स्किल्स का नेट होता था, थ्रो डाउन्स जो आपके कराते थे, इवन आपका एनालिस्ट थ्रो डाउन्स कराता था। आजकल वो साइड आर्म काफ़ी फेमस हुआ है, आपका जो फिजियो है वो थ्रो डाउन्स कराता था, आपका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कराता था। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक फीलिंग ये आती है, इसको कोच ने भी 1-2 दफ़ा ये बात कही, सरफराज ने भी 1-2 दफ़ा ये बात कही कि the execution of what you all discuss and plan in the dressing room at times is not perfect for our players. मतलब आपको भी ऐसा लगता है, यू फील कि वो एग्जीक्यूशन हमारी एक एरिया ऐसा है जहाँ वी नीड टू इम्प्रूव? सर, एग्जीक्यूशन एक प्रोसेस है जो आप आहिस्ता आहिस्ता करके आप सीखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? कंसिस्टेंटली खेलना, टीम को कंसिस्टेंट रहना। अगर ये होता रहेगा कि चेंजिंग होती रहेगी बार बार, तो फिर नया बंदा भी जो आएगा उसको भी फिर एग्जीक्यूट करने में टाइम लगेगा। होता क्या है, कभी कभार हम लकी होते हैं एज ए नेशन कि कोई बंदा आता है और वो फॉरन क्लिक कर जाता है। हम में इतनी पेशेंस नहीं होती कि हम किसी को कंटिन्यूली खिलाएं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट। अगर आप देखें सारे बड़े प्लेयर्स, विलियमसन हो गया, रूट हो गया, कोहली हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, इनको बहुत टाइम लगा है, लेकिन वो इनके जो रिस्पेक्टिव कंट्रीज थी वो अफोर्ड कर सकती थी उनको इतना टाइम देना। तो मेरा यही है कि जितना आप टाइम देंगे
तो वो एग्जीक्यूशन एक स्किल है जो आप खेल खेल के सीखते हो, अप्लाई करना सीखते हो। स्किल्स तो सबके पास हैं, देयर इज नो डिनाइंग कि पाकिस्तानी प्लेयर्स में टैलेंट कितना है, लेकिन वो एग्जीक्यूट करना स्किल्स, वो भी एक आर्ट है और वो आप सीखते हो। यू फील शान कि क्योंकि हमारे वहाँ एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होते हैं क्रिकेट रिलेटेड प्लेयर्स पे, ऑफिशियल्स पे, ये एक वजह है कि मे बी हमारे जो ऑफिशियल्स है, कोचेज है, वो चाहते हैं कि चांस दे, सेलेक्टर्स भी चाहते हैं चांस दे, लेकिन बिकॉज ऑफ दोस प्रेशर्स दे आर नॉट एबल टू गिव कंसिस्टेंटली दोस चांसेस टू प्लेयर्स। इफ आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंपटीशन भी बहुत है। Okay. तो कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तो हमेशा पीछे एक ना एक प्लेयर होता है, एक ना एक बंदा होता है, मतलब किसी भी पोजीशन में आप देख लें। तो जब कंपटीशन हाई होता है, स्टेक्स हाई होते हैं, तो वो फेलियर का जो मार्जिन होता है ना, वो भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ होती है जिसकी वजह से आई थिंक चेंजिंग काफ़ी होती है। ये जो मतलब कंसिस्टेंटली जो एक लॉन्ग रन जैसे दूसरी कंट्रीज में होता है वैसे हमें, और फिर रिजल्ट भी फॉरन चाहिए होता है, हम रिजल्ट ओरिएंटेड की तरफ हम रहते हैं। तो जब रिजल्ट चाहिए होता है तो फिर आप कोशिश यही करते हैं कि आप किसी ना किसी तरीके से उस खिलाड़ी को लाएं जो आप बिलीव करते हैं कि वो आपको फॉरेन रिजल्ट। ठीक ठीक। शान से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और आज हम हैं शान मसूद के घर पे और शान मसूद से हमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, तो बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। शान, व्हेन यू केम इन, दिस आई एम आस्किंग दिस वेरी कैंडिडली, व्हेन यू स्टार्टेड योर कैरियर एंड व्हेन यू फर्स्ट केम टू द पाकिस्तान टीम, काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स थे, लोगों ने कहा कि वो शान अभी डिज़र्व नहीं करता, शान को अभी नहीं आना चाहिए, आपके फादर को लेके मतलब बातें हुई, सब कुछ हुआ। Did that add to the pressure on you? Did you take that to मतलब your mind कि यार ये क्या बातें लोग कर रहे हैं, मैं तो मतलब डिजर्व करता हूँ इस टीम में आने के लिए? इनिशियली बहुत ज़्यादा। और वो चीज़ थी कि जो वो कहते हैं ना, बंदा दिल पे ले लेता है, और मतलब काफ़ी चीज़ें फिर फील भी होती थी कि ये चीज़ें इस वजह से मतलब हो रही हैं। बट लेकिन जैसी एज होती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है, एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये रियलाइज़ किया ओवर दिस पास्ट 14 मंथ, स्पेशली जब आप टीम से बाहर रहते हो, आप काफ़ी चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करते हो और ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करते हो कि जो मैं हूँ या जो मतलब मेरी वर्थ है, जो मेरी वैल्यू है, या जो भी मेरा एक ओपिनियन है, इट विल ऑल एट द एंड ऑफ द डे बी बेस्ड जो मैं अंदर करूँगा ग्राउंड। तो अगर मैं अपनी उस चीज़ को टाइम दूंगा, अगर मैं उस चीज़ पे मेहनत करूँगा और मैं अपने रिजल्ट्स पे फोकस करूँगा, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आहिस्ता आहिस्ता फिल्टर आउट होंगी। और राइटली सो, देखें सबका अपना ओपिनियन होता है एंड देयर एंटाइटल्ड टू इट। अप्रिशिएट मैं ये करता हूँ कि वो चीज़ कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। मेरा बस यही काम है कि मेरे इंटेंशंस क्लियर हों, मैं चीज़ें सही तरीके से करूँ, राइटफुल मैनर में करूँ, कहीं किसी का हक ना मारूँ या कहीं किसी के साथ कुछ बुरा ना करूँ, और जो मेरे अपने कंट्रोल में वो मेरी अपनी मेहनत है और मेरे अपने रिजल्ट्स हैं। मेरे रिजल्ट्स अच्छे होंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी, वो तो अभी शान यू आर कंसिडर्ड नाउ, मतलब ये तो जनरली एक बात होती है, तो ये बात होती है कि शान इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड फिटेस्ट प्लेयर्स नाउ अराउंड। और टू बी ऑनेस्ट, आई रिमेंबर आई सॉ 2 of your innings at National Bank here, you were playing the one day, and when I saw the transformation in you, the way you played those innings, you got 100 also, उस पर एकदम से इट हिट अस के नहीं, यू हैव ट्रांसफर्ड योर सेल्फ, मतलब वो मेच्योरिटी आ गई है, मतलब यू इम्प्रूव योर सेल्फ अ लॉट। तो आई थिंक मतलब ये जो आपका एक प्रोसेस था, अब वे वी सी शान मसूद नाउ, यू आर कंसिडर्ड नाउ एज अ रिलायबल प्लेयर, खास करके आफ्टर साउथ अफ्रीकन टूर, यू थिंक दैट विल नाउ ऐड मोर टू द प्रेशर ऑन यू व्हेन यू, मतलब आगे हमारे अभी काफ़ी सीरीज है, वर्ल्ड कप है, उसका कॉइन की 2 साइड्स होती हैं। तो आप इसको नेगेटिवली भी ले सकते हैं, कह के यार मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो गया, मुझे करना होगा, या आप इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं कि आप पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सही जा रही है। जब आप छोटे होते थे या जब वो सोचते थे, आपका क्या होता था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, फिर जब आप बड़े बड़े प्लेयर्स को देखते थे, जैसे मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू किया, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, फिर यूनिस खान आए, मिसबा भाई आए, तो आपका ये होता था कि ये बड़े प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के लिए, इन्होंने क्या क्या किया, तो आपकी फिर ये ख्वाहिशात होती थी कि जब मैं भी जाऊँ तो मैं एक बड़ा प्लेयर बनूँ पाकिस्तान के लिए। तो फिर जब आपके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, रादर देन टेकिंग इट नेगेटिवली, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा, मतलब एक उसकी बात है, एक एजाज़ की बात है कि माई कंट्री थिंक्स ऑफ मी एज अ रिलायबल बैट्समैन एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्री एज अ रिलायबल बैट्समैन। तो दीज आर थिंग्स कि आप हमेशा पॉजिटिव साइड देखते हैं और वही चीज़ें आप करते हैं जो आपके कंट्रोल में।
Good. अच्छा शायद you played under Misbah ul Haq at Palakali. You got that 100 with Yunus bhai and मैच जीता पाकिस्तान. First time ऐसा हुआ पाकिस्तान ने 370 something चेस करके वो मैच जीता. You played under सरफराज also now. वो जो 100 था एक फीलिंग थी कि इस 100 के बाद अब एक विल सी अ न्यू शाद मसूद क्योंकि कंसिस्टेंसी आएगी. बट आफ्टर दैट यू स्ट्रगल्ड इन सम ऑफ द मैच जो तुम आपको चांसेस मिले. तो उसका क्या रीज़न था? लाइक हाउ डिफाइनिंग वाज दैट 100 फॉर यू? दैट 100 विल ऑलवेज बी स्पेशल क्योंकि इट वाज ओनली मतलब मेरा 5वां गेम था पाकिस्तान के लिए और मेरा कमबैक था एक तरीके से. मैं साल बाद एक टेस्ट मैच खेल रहा था और उस साल के अंदर जो थोड़े बहुत इंसिडेंट्स हुए थे, एक इंजरी हुई थी, सिलेक्शन में ड्रॉप हुआ था, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में एक आध इवेंट में ड्रॉप हुआ था, तो वो एक कनेक्ट करके उस मोमेंट पर मुझे लेकर गया. वो एक विल पावर थी. एज अ बैट्समैन मैं उस वक्त भी फील करता था कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रूम है इम्प्रूवमेंट की. तो आई थिंक वो ज़्यादा मैं उस चीज़ को दूंगा कि जो पहले की एक्सपीरियंसेस थी कि वो एक विल थी कि उन एक्सपीरियंस से फाइट करके उस जगह आना है. तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिली जब पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में नहीं था और वहाँ से टेस्ट मैच जीतना एक बड़ी बात थी और उसमें परफॉर्म करना एक काफ़ी वो बात है जो हमेशा साथ रहेगी. उसके बाद वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे अंदर चीज़ें थी जो मैं समझता था मेरे गेम में इम्प्रूव होनी है. और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान का उस वक्त टेस्ट क्रिकेट का स्केड्यूल भी था कि जो मेरी नेक्स्ट टेस्ट इनिंग्स थी वो कोई 3 महीने बाद थी विदाउट एनी क्रिकेट इन बिटवीन. उसमें 2 टेस्ट में 150 किया, उसके बाद तीसरे टेस्ट के लिए ड्रॉप हुआ और फिर जो अगली सीरीज़ थी वो 9 महीने बाद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ थी. तो आई थिंक वो जो स्टॉप स्टार्ट गैप भी होता है ना वो आप उसमें देखें. अब आपको पता है कि सिस्टम ऐसा है, आपको पता है आपका स्केड्यूल ऐसा है, तो उसमें आपको एक्सक्यूज़ के बजाय आपको आई थिंक मेंटली और ज़्यादा प्रिपेयर होना चाहिए. जो गेम आया करे आप उसको अपना आखिरी समझा करें और ये समझा करें कि मैं इसमें एक ऐसा एफर्ट दूँ जैसे मेरा आखिरी मैच है. लेकिन शायद डू यू फील के मतलब जैसे when you have players like Yunus Khan or Misbah ul Haq in your team, senior players who have been playing around a lot, उससे फ़र्क पड़ता है मतलब for a young batsman who has just played say 10 or 15 मैचेस आप थे या हमारे टीम में और प्लेयर्स है, बाबर आजम है और जो दूसरे प्लेयर्स है हारिस सोहेल वगैरह जो इतना नहीं खेले अभी, इससे फ़र्क पड़ता है? यूनुस और मिसबाह के जाने से फ़र्क पड़ा? देखें ऑब्वियसली पड़ता है. एक वो मतलब वही होता है ना कि पेरेंटहुड की तरह उनकी मतलब वो प्रेजेंस थी कि 2 आपके पास सीनियर फिगर्स थे और ऐसा लगता था 2 किताबें थी जिनको ऑलमोस्ट हर चीज़ हर सिचुएशन के बारे में पता होता था. मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देख लेते कि मतलब ड्रेसिंग रूम में किस तरीके से बैठना, बैग्स को किस तरीके से रखते थे और उनकी जो सबसे बड़ी जो क्वालिटीज़ थी स्पेशली यूनुस भाई की जो मैंने देखी थी वो मतलब सेल्फ सफिशिएंट थे, सेल्फ रिलायंट थे, अपनी चीज़ें खुद करते थे. तो वो चीज़ें फिर रिफ्लेक्ट पिच पे भी करती हैं कि जब आप छोटे जो आपके काम होते हैं आप जब उसमें भी खुद करते हैं और वो करते हैं तो जब आप पिच पे जाते हैं तो आपको पता होता है कि यार मैं इधर हूँ, मुझे इधर किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं, मैं कर सकता हूँ. तो ऐसी छोटी चीज़ें आपको सीखने को मिलती थी, छोटे लाइफ लेसन्स मिलते थे और आई थिंक उनके जाने से हमने काफ़ी डिफ़िकल्ट टूर्स भी किए हैं उसके बाद. और अगर उनका प्रेजेंस होता, जैसे अभी तक मुझे याद है जैसे हम अभी श्रीलंका से लास्ट ईयर खेल रहे थे तो स्पिनर्स के हमारे 2 फाइनेस्ट प्लेयर्स दोनों अवेलेबल नहीं थे. तो अगर वो ड्रेसिंग रूम में भी होते तो आपको एक तरीके से वो उसको टैकल करना आता. हमारी बहुत नई और इनएक्सपीरियंस टीम थी. फिर इंग्लैंड भी गए तो वो जो सेकंड टेस्ट था जहाँ हम सीरीज जीत सकते थे वो उसमें भी उनका कुछ वो फैक्टर आ सकता था. फिर हम यहाँ साउथ अफ्रीका गए तो या न्यूजीलैंड की जो अभी होम सीरीज हुई तो वो मोमेंट्स है जिसमें आपको लगता है कि उनका एक्सपीरियंस हमें काउंट हो सकता था. प्लेइंग अंडर मिसबाह, प्लेइंग अंडर सरफराज, यू फाइंड एनी डिफरेंस? और मतलब देयर इज अ डिफरेंस दोनों का. आई मीन मिसबाह भाई का तो रिकॉर्ड ही वन ऑफ मतलब पाकिस्तान सक्सेसफुल कैप्टन. तो उनका जो स्टाइल था अगेन मिसबाह भाई का जो एक्सपीरियंस था, जो उनका थॉट प्रोसेस था वो सेकंड टू नन था और वो उनको बेसिकली पता होता था कि दूसरा बंदा अब कौन सी मूव करने वाला है. सच वाज हिज एक्सपीरियंस. आई मीन टुवर्ड्स द एंड जब मैंने खेलना शुरू किया तो वो अपने लेट थे, ऑलमोस्ट 40 के हो गए. तो वो जो साल खेले थे तो वो ऐसे ही होता है कि एक वो ग्रैंड मास्टर होता है, उसको पता होता है कि अब अगला बंदा क्या मूव वो करेगा. सैफी भाई के अंडर जब टेस्ट क्रिकेट खेला तो सैफी भाई का पहला खुद एक्सपीरियंस था. लेकिन जो मैं उनकी हर जगह तारीफ करता हूँ कि जो उनके अंदर एक वो जो एक पैशन होता है एक मुल्क को जो आप एसोसिएट करते हो पाकिस्तानियों से, जो हम इमोशनल होते हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर जो एक पैशन होता है, एक लड़ने का जो जज्बा होता है वो फिर
प्लेयर्स में भी ना वो एनर्जी आती है, तो आपको आपका वो विलिंगनेस होती है कि यार देखो मेरा कप्तान, इसकी एनर्जी देखो, 200 ओवर कीपिंग भी कर रहा है, फिर भी इनकी आवाज़ मतलब बॉलर्स को कैसे बकअप कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, और पूरे गेम में वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो आई थिंक वो क्वालिटी एक अच्छे कैप्टन की मुझे काफ़ी उनमें वो नज़र आती है। वो इतनी एनर्जी थी बेचारे मतलब ज़्यादा ही बोल आई थिंक उनकी एनर्जी को आपको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली जब इवन आपके लिए चीज़ें आपके उसमें नहीं जा रही होती, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखते एंड आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव टू बी अ बिट रियलिस्टिक। मतलब टेस्ट में वी आर नॉट गेटिंग वो टेस्ट उस तरह में रेगुलर हम खेल नहीं रहे, जैसे कि से इंडिया इज प्लेइंग और अदर कंट्रीज इज प्लेइंग। तो एक तो वो एक फैक्टर आ रहा है, दूसरा फिर ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी लॉस्ट सीनियर प्लेयर्स लाइक यूनुस सर, लाइक यू सेड कि उनका प्रेजेंस बहुत है। तो आई थिंक थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन शायद अब जो पोजीशन है इस वक्त क्रिकेट की, हम बहुत कम टेस्ट खेलते हैं, एंड इफ़ यू वांट टू हैव अ मतलब प्रॉपर इंटरनेशनल कैरियर, तो वनडे में भी होना ज़रूरी है, T20 में होना ज़रूरी है। आप यू वर देयर इन द वनडे टीम, यू वर रिटेन्ड इन द वनडे टीम, यू वर देयर इन द एशिया कप आल्सो, बट यू डिडंट गेट अ चांस टू प्ले अ मैच। वेयर डू यू सी योरसेल्फ गोइंग एज अ वनडे प्लेयर? मतलब व्हाट आर यू टारगेटिंग नाउ? यू सी योरसेल्फ इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड? इंशाल्लाह होप हर क्रिकेटर की होती है, और अगर मैं अपनी वो करूँ, ब्रेक डाउन करूँ, तो लास्ट 3-4 इयर्स में जो मेरा बेस्ट फॉर्मेट रहा है वो वनडे क्रिकेट रहा है। राइट। जैसे ही हमने पहले ही टच किया था कि अबाउट अगर 3 साल में 61 मैचेस खेलें, और परफॉर्मेंसेस भी उसमें अच्छी रही हैं इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिकली भी। अभी ए टीम के साथ भी गया था, इंग्लैंड न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेला था। तो वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जो मुझे अलाउ करता है, स्पेशली मतलब कि पिछले उसमें कंसिस्टेंटली 50 ओवर बैटिंग करना, ठीक। और फिर T20 में भी जिस तरीके से इंक्लूजन हुआ, उसने वनडे गेम भी थोड़ा हेल्प किया कि जहाँ एक्सेलरेट करना होता है तो वो T20 की वजह से वो स्किल्स उधर भी ट्रांसफ़र हुई हैं। बाकी चीज़ ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में कब चांस मिलता है, एशिया कप में भी था टीम में, फिर अभी साउथ अफ्रीका में भी था। फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि आप स्क्वाड में बैठे हुए एंड यू फील के ये अगर मुझे मौका मिले, मैं यही मैंने लर्न किया ओवर द पास्ट 14 मंथ्स के बेहतर यही चीज़ होती है, आप जहाँ हो आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो, चाहे वो इवन क्लब क्रिकेट हो, बाहर बैठ के थोड़ा सा वो जो मोमेंटम होता है वो रुक जाता है। अब लकीली वापस आया हूँ तो स्ट्रेट अवे PSL का भी मौका है। PSL इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। लास्ट PSL में भी यू डिडंट गेट अ चांस। PSL में बैठा था लास्ट ईयर, और मैं तो समझ रहा था कि लास्ट एक चांस भी नहीं मिलता है, इस दफ़ा मुल्तान सुल्तान छोड़ दोगे नहीं देखें, आई मीन वही हमने कंटिन्यूटी की बात की। बेहतर यही था कि मैं उस जगह रहता जहाँ से मैंने शुरू किया था। वो मेरी फर्स्ट एवर PSL एक्सपीरियंस थी 3 साल में। तो आई थिंक मेरे ऊपर भी ओनस था कि मैं उसी टीम में रहता जिन्होंने मुझे पहली अपॉर्चुनिटी दी थी। बट यू आर कॉन्फिडेंट, होपफुल दिस टाइम कि इस दफ़ा चांस मिलेगा, इस बार इंशाल्लाह होपफुल के चांस मिलेगा, और वही चीज़ है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। लास्ट टाइम अनफॉर्चुनेटली पहले तो गेम्स बाहर बैठा, फिर लास्ट मैच से पहले एक नी इंजरी हो गई जो मेरे करियर की प्रॉब्ली फर्स्ट कोई रियल इंजरी थी, जिसकी वजह से इंग्लैंड टूर भी मिस हो गया था। राइट। तो ये वो चीज़ें जो आप सीखते हैं लॉन्ग। वसीम वाज विद यू ऑल, वसीम अकरम वाज विद यू ऑल। कैसा एक्सपीरियंस है वसीम का? बहुत अच्छा, मतलब आई मीन पाकिस्तान का वन ऑफ पाकिस्तान बेस्ट एवर क्रिकेटर्स, और जिस तरीके से उनसे टाइम मिलता था बाहर बैठ के, बल्कि और टाइम मिलता था उनसे बातें करना, उनकी स्टोरीज सुनना। तो आई थिंक वो इटसेल्फ वही बात है ना, जैसे आपने यूनुस भाई, मिसबा भाई का कहा था कि उनसे आप एक्चुअली उनके एक्शन से और उनकी स्टोरीज जो उनकी बातें होती हैं उनसे आप सीखते हो। तो वसीम भाई का भी एग्जैक्टली वही था। बट शान, अभी जो आप लोग साउथ अफ्रीका टूर करके आए, यू डिडंट गेट अ चांस टू प्ले द वनडे एनी मैच, लेकिन कोई इंडिकेशन आपको दिया, हैव यू हैड अ टॉक विद योर कैप्टन, विद योर कोच रिगार्डिंग योर रोल इन वनडे क्रिकेट? आई थिंक जब मैं एशिया कप में आया था तभी मेरा रोल स्पेसिफाई कर दिया था कोच ने, कि ऑब्वियसली इमाम और फ़खर की वनडे की परफॉर्मेंसेस अगर आप 2017 से फ़खर की देख लें और 17 के एंड से इमाम की देख लें, तो मतलब फास्टेस्ट टू 1000 फ़खर था, सेकंड फास्टेस्ट इमाम है, और थर्ड फास्टेस्ट बाबर है, फोर्थ पे भी अजहर अली है। तो उस वजह से आपको पता चलता है कि कंपटीशन ऑलरेडी उस जगह पे बहुत अच्छा है। तो मुझे पहले ही स्पेसिफाई कर दिया गया था कि मैं टीम में एज ए रिजर्व ओपनर आ रहा हूँ। कोच ने काफ़ी डिस्कशन हुई थी इस बात पे, और फिर उसने यही कहा था कि अब तुम्हारे ऊपर है कि व्हेनेवर यू गेट द चांस हाउ मच प्रेशर यू पुट ऑन दोज गाइज, और अपनी जगह तुम कैसे बनाते हो। तो आई थिंक ये तो एक हेल्थी कॉम्पिटिशन है। रोल मेरा पहले से स्पेसिफाई किया हुआ था, इवन टेस्ट क्रिकेट में इस बार किया हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हारिस सोहेल को लास्ट मिनट में इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं वन डाउन पोजीशन में आके खेला था। तो वही आपको
एंड में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ऐसे भी चांसेस हो सकते थे कि Breakthrough मिल जाता है। हारिस खेलता और पूरी सीरीज हमारे बैट्समैन ठीक खेलते और मुझे चांस शायद नहीं मिलता, मैं बगैर खेले हुए शायद साउथ अफ्रीका से आ जाता, लेकिन चांस मिला। और इसी तरीके से वनडे में भी मैं उम्मीदवार हूँ कि जब भी जिधर भी चांस मिलेगा मेरा काम होगा कि परफॉर्मेंस दे के अपना नाम। you're waiting, like you are content with that, you're waiting for your chance. यू हैव टू वेट। आपको देखें रियलिस्टिकली देखना है इस वक्त। फ़खर और इमाम की आप रिकॉर्ड्स देख लें, परफॉर्मेंसेस देख लें, उसी से आपको पता चलता है कि भाई आई विल हैव टू वेट माई चांस। और चांस कहीं भी निकल सकता है। आपको ये नहीं है कि आप ओपनर हैं तो आपने ओपनर खेलना, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कोच आपसे आके You अगले have no दिन issue खेले playing at any कि position. एग्जैक्टली। आई थिंक ये मैंने इस साल स्पेशली टेस्ट मैचेस में जब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो लर्न की कि इट डजंट मैटर आप किस पोजीशन पे खेलते हैं, अगर आपको खिला रहे हैं दैट इन इटसेल्फ इज अ बिग इनफ अपॉर्चुनिटी। Your interaction with the coach Mickey Arthur. Mickey, like since he joined the Pakistan team from 2016 onwards, he's come across as someone who's very emotional as far as passionate as far as results are concerned. हम देखते हैं टीवी पे कि अगर चीज़ें सही नहीं जा रही होती तो मतलब वो एकदम से he gets very hyper. जब चीज़ें अच्छी जा रही होती तो you can see that genuine मतलब he is happy. How do you see him? मतलब do you think playing under Mickey Arthur has it benefited you? इन अ लॉट ऑफ वेज। देखें मिकी आर्थर की सबसे पहली अचीवमेंट जो मैंने एज अ मतलब बहुत ही यंग चाइल्ड एक क्रिकेट का जो फ़ैन होता था उससे फॉलो की थी कि जो साउथ अफ्रीका की वर्ल्ड नंबर 1 टीम जहाँ से शुरू हुई है वहाँ मिकी था, वहाँ ग्राहम स्मिथ था। फिर जब उसने इतने हाई नोट पे छोड़ा, इतनी बड़ी टीम को उसने कहाँ से एक अच्छी टीम को एक बहुत बड़ी टीम बनाया जिसकी अभी भी बातें होती हैं। इवन जब अब हम वहाँ गए थे तो हमें वो कांस्टेंट वो रिमाइंडर्स मिल रहे थे और जिस तरीके से वहाँ मिकी का इस्तकबाल हो रहा था उससे पता चलता था कि उसने कितनी अच्छी सर्विसेज दी हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को। तो उसका आना, उसकी वो एक्सपर्टीज़ लाना, अब जब वो बात कर रहा है कि मैं किस तरीके से मैंने ग्राहम स्मिथ जैसे प्लेयर, AB डिविलियर्स, जैक कैलिस, फिर ये स्टेन हो गया, मॉर्कल हो गया, जब ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लेते हैं, हाउ ही डेल्ट विद देम, ऑस्ट्रेलिया में जाके माइकल क्लार्क, स्टीव स्मिथ, शेन वॉटसन, तो जब आपको पता होता है कि आपका एक कोच है जिन्होंने ऐसे नामों के साथ काम किया हुआ है और वो नाम है जो आजकल वर्ल्ड क्रिकेट डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपको उसी से एक वो मिलती है, एक क्या कहते हैं, सॉर्ट ऑफ आपको एक इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं भी इसके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं भी अपने आप को उसी जगह लेके जाना चाहता हूँ। मेरा मिकी के अंडर थोड़ा स्टॉप स्टार्ट रहा है, ड्रॉप भी हुआ उसके टेन्योर में, लेकिन सबसे अच्छी बात रही है कि कम्युनिकेशन हमेशा रही है और ऑनेस्टी रही है। चाहे उसमें एक मतलब हमेशा सीधी बात रही है कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आई है मैंने हमेशा उसको बताया, उसको कोई चीज़ पसंद नहीं आई है उसने मुझे हमेशा बताया। And he's okay with that. और जहाँ तक आपने उसकी इमोशनल होने की बात की, मैं सबसे यही बात करता हूँ, जैसे घर में होते हैं किसी के भी वालिद साहब होते हैं, आपको डांट इसलिए पड़ती है या वो इमोशनल इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं और चाहते हैं कि आप अच्छा करें, तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती और उससे पता चलता है कि वो अगर इमोशनल है तो उसको उस चीज़ की केयर है, उस चीज़ का कंसर्न है और वो चाहता है कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जाएं। और अगर हम देखें फिर आखिर में भी रिजल्ट्स हर चीज़ नहीं होती, आप देखते हैं कि प्लेयर्स की पर्सनल ग्रोथ कैसी हो रही है और टीम की ग्रोथ कैसी हो रही है। और आई थिंक हमारी टीम काफ़ी फ्रंट्स पे, हमारी टीम काफ़ी आगे जा रही है। ओके शान, छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, फिर मैं वापस आके आपसे बात करता हूँ, तो कहीं जाइएगा नहीं, बस एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और हमारे साथ शान मसूद हैं आज और इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, तो सिलसिला जारी रखते हैं। अभी काफ़ी बात चल रही है कि रीस्ट्रक्चरिंग होगी डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह की। यू वर प्लेइंग फॉर UPL, ऑल ऑफ अ सडन UPL जस्ट मतलब डिपार्टमेंट पूरा उनका क्लोज हो गया, क्रिकेट टीम को क्लोज हो गई, बड़ा शौक लगा। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट अ डोमेस्टिक क्रिकेट, एक जनरल परसेप्शन लोग यार वो कहते हैं जी इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं है हमारी क्रिकेट, वो क्वालिटी नहीं है हमारी क्रिकेट में। आप कैसे देखते हैं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को? एज अ बैट्समैन हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट से भी मुश्किल है। अगर आप देखें कि हम खेलते हैं विंटर सीजन में, हम खेलते हैं जब मैचेस के जो गैप्स होते हैं वो कम होते हैं, तो पिचेस जो होती हैं वो उनको प्रिपेयर करने के लिए फिर पानी भी देना होता है, घास भी उन पे होनी होती है। बॉल्स फिर जो हम इस्तेमाल करते हैं, पहले ग्रेस की करते थे, अब ड्यूक्स की करते थे, तो वो सबको पता है कि वो बॉल काफ़ी हिलती भी है और उसमें फिर आपको बॉलर फ्रेंडली आपको चीज़ें मिलती हैं।
तो एज ए डोमेस्टिक मतलब बैट्समैन डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत टफ लगती है और उसमें रहना, उसमें रन्स करना बहुत बड़ी बात होती है। जहाँ तक आपने क्वालिटी की बात की, हमेशा ये इशू होता है क्वालिटी क्वांटिटी का, लेकिन बात यही है कि हर तरह की आपको इधर कंडीशंस मिलती हैं, तो प्लेयर इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। तो जो चीज़ इजी नहीं है, हमें उसको, जैसे पहले भी बात टच की थी, कि इसको ज़रा सा पॉजिटिवली लेना चाहिए, फिर ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस इसको लेना चाहिए, इसको एक बोझ नहीं समझना चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट को। हम एज प्लेयर्स भी हमारा ओनस है कि देखें जो है वो है, तो हमें इसको इम्पोर्टेंस देनी है और हमें खुद इन्वॉल्व होकर इसको बेहतर करना है। तो जितने आपके प्लेयर्स पार्टिसिपेट करेंगे उससे क्वालिटी और बढ़ेगी। और आई फील कि डोमेस्टिक क्रिकेट एक, मेरे लिए पर्सनली, मैंने वहाँ साउथ अफ्रीका में भी ये बात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टच की थी कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट को काफ़ी अंडरमाइन किया जाता है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल इतनी बुरी नहीं है। जी कुछ चीज़ें जो श्योर लोग आए हैं, अच्छे लोग आए हैं जिनका ये डिपार्टमेंट है वो इम्प्रूव करने, और आप हर साल देख रहे होते हैं लोग ट्राई कर रहे होते हैं। तो हमें वो जो कोशिश है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर साल हम जैसे ग्राउंड्स चेंज कर रहे हैं या पिचेस चेंज कर रहे हैं, बॉल्स दूसरी ला रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। तो हमें चाहिए कि थोड़ा सा हम और देखें कि इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और वो जो गैप है ना उसको ब्रिज करें। उसके लिए डोमेस्टिक क्रिकेट कभी कभार थोड़ी हिट इसलिए खाती है क्योंकि ए टीम टूर्स इतने नहीं होते। तो अगर ए टीम टूर्स हो जाए तो वो जो एक ब्रिज होगी वो एक बना देगी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खुद ही और बेहतर लग रही होगी। शान, अभी मतलब आई वुड से अभी you haven't even established yourself properly in the Pakistan team consistently. You haven't been able to get 2-3 series at a time. अभी recently ये जब सरफराज का इंसिडेंट हुआ, you all were there in South Africa, all of a sudden मतलब it came out मतलब as a this thing कि यार ये क्या हो गया और ये वो करके ये मतलब आपका नाम लिया गया एक दो जगह पे, पीपल मेंशन नेम के जी और पॉसिबल आगे कैप्टन्स को नहीं ये वो करके। तो अभी कोई अगर ये जब आप सुनते हैं कि आपका नाम लिया जा रहा है एज अ फ्यूचर कैप्टन और दैट, मतलब हाउ टू टेक इट? मुझे ये बात बिल्कुल फेज़ नहीं करती, इससे नहीं करती क्योंकि ऑनेस्टली मुझे पता है अभी मेरी जगह खुद इस्टेब्लिश नहीं है और मुझे क्या क्या करना है, जो मेरे अपने पर्सनल गोल्स हैं और एक टीम के गोल्स हैं कि मुझे किस तरीके का बैट्समैन बनना है पाकिस्तान के लिए। कैप्टन होना ना होना मैटर नहीं करती। आई एम श्योर जो भी पाकिस्तान का कैप्टन बनता है उससे बड़ा एक कोई भी ओहदा नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो आपका शोबा होता है आपको उसमें कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना होता है, आपको उसमें एक्सेल करना होता है। तो मेरा अभी सिर्फ सोली ये फोकस है टू एस्टैब्लिश माई सेल्फ फॉर पाकिस्तान। जितने तीनों फॉर्मेट्स खेल सकता हूँ तीनों फॉर्मेट्स में करूँ, और उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई भी बात हो रही है, कोई भी वो हो रही है उसमें मेरा कोई भी। अच्छा शान, मुझे बताएं कि लाइक इन द लास्ट 2-3 ईयर्स, इनफैक्ट 2010 के बाद से काफ़ी अब इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम में चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई, रिस्ट्रिक्शंस लानी पड़ी मजबूरन। अभी 2 साल पहले फिर इंसिडेंट हुआ PSL में शर्जील वगैरह का, और ये चीज़ें मतलब इट्स नाउ बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। यू एक्सपेक्ट दिस थिंग्स टू हैपन इन T20 लीग्स और ये जो स्पॉट फिक्सिंग वगैरह का चक्कर है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस हुई आप लोग प्लेयर्स के ऊपर, वो मतलब डज इट इफेक्ट यू ऑल, मतलब कि बहुत ज़्यादा हर वक्त कर्फ्यू टाइमिंग्स और सिक्योरिटी पीपल अराउंड यू, इससे नहीं मिल सकते उससे नहीं मिल सकते, हाउ मच डज इट इफेक्ट सोशल लाइफ व्हेन यू गो ऑन टूर्स स्पेशली? देखें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो हम समझते नहीं है क्योंकि वो चीज़ें इन्वेड भी करती हैं हमारी पर्सनल लाइफ में, लेकिन जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल जो पर्सनल होता है, जैसे आपने सिक्योरिटी ऑफिसर्स का मेंशन किया, रिस्ट्रिक्शंस का मेंशन किया, उसका होना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि देखें हम उस चीज़ में थोड़े से, हमारी एजुकेशन उस टाइप की नहीं है कि हमें उस चीज़ की इतनी समझ है। ठीक है, फिर इतने एक्सेसिबल हो गए हैं कि हम हर जगह जा रहे हैं, हर जगह लीग्स खेल रहे हैं कि वी आर मीटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग होना ज़रूरी है जिनको पता हो कि हम किससे डील कर रहे हैं। और जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस की बात की, आई थिंक प्लेयर्स को इनफ लिबर्टी मिलती है, बस प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि आप किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, और अपनी जो वेयर अबाउट्स होती हैं कि खुदा ना खासा देखें किसी वक्त भी कुछ हो तो इम्पॉर्टेंट होता है आपकी वेयर अबाउट्स का पता होना। तो आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट एक्ट है कि आप एक टीम का हिस्सा हो। यू थिंक शायद कि जो दूसरे हमारे प्लेयर्स हैं टीम में, जैसे बाकी जो प्लेयर्स हैं वो भी अब दे हैव रियलाइज्ड दिस फैक्ट कि ये ज़रूरी है, ये चीज़ है, ये मतलब इसके साथ चलना ज़रूरी है कि देखें आप मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल देख लें, आप नीचे जाते हैं होटल में, रिसेप्शन पे 15-20 लोग बैठे होते हैं, तो अब
आपको तो नहीं पता ना आपके पास कौन आ रहा है, आपको कौन अप्रोच कर रहा है, तो उसमें भी ज़रूरी होता है कि लोग आपके लिए उधर हों जो आपको ऐसी अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड सिचुएशंस में, कभी कभार होता है आप कहीं लेट हो रहे हो, आप कहीं जा रहे हो और 15-20 लोग आपको तो कोई तस्वीरें खिंचवा रहा है, कोई ऑटोग्राफ कर रहा है, अच्छा फिर अगर आप रूडली चले जाओ तो वो आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको एज ए क्रिकेटर देखनी होती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपके साथ वो पर्सनल हो जो इन चीज़ों के बारे में जानता हो, जो आपको कुछ सिचुएशंस में हेल्प करे। लेकिन पर्सनली कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ ऐसा कि किसी ने आपको अप्रोच किया या बिल्कुल भी नहीं, और अगर होगा तो फर्स्ट आप मतलब जहाँ रिपोर्ट करना है उधर ही जाओ, जो एक तरीके कार होता है। बट व्हेन यू हियर अबाउट दिस थिंग्स, व्हेन यू हर्ड अबाउट दिस थिंग्स हैपनिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट, मतलब व्हाट डिड यू फील कि क्यों हमारे वहाँ ये चीज़ होती है? लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ ट्रेनिंग? मैं आंसर नहीं कर सकता क्योंकि हर किसी की एक पर्सनल स्टोरी होती है। कभी कभार तो एजुकेशन भी मैटर नहीं करती, हर किसी की एक होती है, आप कोई चीज़ किसी वजह से कहते हैं, तो इट्स बेस्ट टू आस्क पीपल उनकी इनसाइड स्टोरी उनसे खुद पूछनी चाहिए। सेकेंडली अफसोस होता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान का नाम आता है, तो बस अपनी एक कोशिश ये होनी चाहिए। देखिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आई कैन ओनली आंसर फॉर माई सेल्फ, एंड माई आंसर इज़ कि आई होप कि एवरी टाइम आई गो रिप्रेजेंट माई कंट्री, मैं ऑनेस्टी के साथ करूँ, प्योर इंटेंशंस के साथ करूँ, कोई बुरा एक्ट ना करूँ और किसी के लिए बुरा ना सोचूं। शान, इफ आई टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप, होपफुली यू शुड बी पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड कप स्क्वाड। उससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हम सीरीज़ खेलने जा रहे हैं। इफ़ आई आस्क यू ऑनेस्टली, बिकॉज नाउ यू बीन विद दिस टीम, साउथ अफ्रीका टूर, एशिया कप आपने सारा देखा है, आपने कप्तानी देखी है, आपने कोचिंग देखी है, हाउ रियलिस्टिकली शुड वी एक्सपेक्ट के पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में मतलब कैन गो ऑल द वे? देखें मैं उस चीज़ को वापस बुलाना नहीं चाहता क्योंकि लोग कहते हैं बस देखो वो एक चीज़ को पकड़ के वो बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि वो रिसेंटली विद इन लास्ट 2 years वो चीज़ हुई है, चैम्पियंस ट्रॉफी थी। उधर की कंडीशंस ऐसी हैं, स्पेशली अब जिस तरीके की इंग्लैंड में समर्स होती हैं वो हमें सूट करती हैं। फिर इंग्लैंड की ये चीज़ है, अगर लोग कंडीशंस का भी बोलते हैं ना, चेंजिंग कंडीशंस, आई थिंक हमारा इस वक्त जो स्क्वाड ऑफ 15-20 प्लेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि दे रिसेप्टिव टू ऑल काइंड्स ऑफ कंडीशंस। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको फलाना लीग का एक्सपीरियंस है, जब से PSL आई है काफ़ी प्लेयरों के साथ खेलें, काफ़ी चीज़ों की समझ आई है, तो वो जो एक गैप होता है वो भी हमने ब्रिज किया है। इंग्लैंड में आपकी टीम लास्ट आई थिंक 2016 से कंसिस्टेंटली हर साल इंग्लैंड गई है। बिल्कुल 16 में गई है, 17 में गई है, 18 में गई है, अब 19 में जा रही है, फिर अगले साल फिर है। तो इंग्लैंड में हम सब अपनी इतनी क्रिकेट खेले हैं कि वहाँ आई एम प्रिटी श्योर कि पाकिस्तान विल बी वन ऑफ द फेवरेट्स। राइट। एंड वन फाइनल क्वेश्चन शान, के मतलब आप लाइक इफ आई आस्क यू के अब तक जो आपका क्रिकेट कैरियर रहा है, जिससे आपने पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन वगैरह की है, हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर सेल्फ? हाउ वुड शान मसूद डिस्क्राइब हिमसेल्फ? मतलब आर यू ड्रेसिंग रूम में कैसा है शान मसूद? क्या मतलब मेरे भी रूप चेंज होते रहते हैं। आई थिंक वही होता है ना, जैसे बैट्समैन से कहते हैं कि डिफरेंट कंडीशंस में आपको अडेप्ट करना आना चाहिए। ओके। तो आई मीन घर आता हूँ तो ज़रा सा चुपचाप रहता हूँ। ड्रेसिंग रूम में मतलब मेरी आदत है कि मतलब नॉर्मली मेरी फ्रेंडली पाकिस्तान टीम, सॉरी डू यू हैव अ बेस्ट बडी इन द पाकिस्तान टीम? बेस्ट बडी तो कोई नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्पेशली इस ड्रेसिंग रूम का, आई थिंक दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट ड्रेसिंग रूम जिसके मैं पार्ट हूँ, कि हर लड़के की एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बनती है। इज दैट बिकॉज सिमिलर एज ग्रुप के सारे सिमिलर एज ग्रुप के साथ, और आई थिंक इसमें आप कैप्टन को भी क्रेडिट देंगे जिस तरीके से, एक तो उनकी जिस तरीके से पर्सनैलिटी है वो तो ड्रेसिंग रूम में भी बोलते रहते हैं, तो वो सबको फिर एंगेज करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फिर इसमें आप कोचिंग स्टाफ को भी देंगे कि उन्होंने चाहे ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ मिलके वो करें। तो वही होता है कि जो सिचुएशन वो करती है, मेरे भी मतलब काफ़ी लोग होते हैं जिनके साथ आपका वो होता है, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि फ्रेंडली रहूं, अच्छा मूड रहे और शेयर करें चीज़ों लोगों के साथ। तो और अच्छी बात यह है कि ऑनेस्टी भी काफ़ी है, कुछ लगता नहीं है कि इस ड्रेसिंग रूम में कोई हॉस्टिलिटी है। वो कंपटीशन का एलिमेंट अपनी जगह, कोई कंपटीशन का, देखें कंपटीशन का आप जितने बड़े होते हो, मैच्योर होते हो, आपको ये होता है कि जो मुझे मिलना है वो मेरी कारकर्दगी से मिलना है, किसी और के अच्छे बुरे करने से नहीं मिलना। तो यू शुड बी अप्रिशिएटिव जब कोई अच्छा किया करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज ए टीममेट जो बंदा गिरा हुआ जिससे नहीं हो रहा हो, उसके साथ हमें एज ए नेशन मैं बिलीव करता हूँ, मतलब वेदर इट्स मीडिया, वेदर इट्स आवर क्रिकेट बोर्ड, वेदर इट्स आवर फैंस एंड वेदर इट्स द टीम इटसेल्फ,
जो बंदा गिरा हुआ हो ना, उसको हमारी आपने support हमारी करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके साथ हो रहे हैं, उसको खड़ा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शान, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन Thank you so प्लेजर much. टॉकिंग टू यू। और मतलब शान से बात करके एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वेरी क्लियर इन हिज माइंड, अच्छी इंसाइट है, एंड ही नोज व्हाट ही वांट्स टू डू इन फ्यूचर, एंड वी विश हिम द बेस्ट। होप करते हैं कि आपको ये शो पसंद आएगा, क्योंकि शान साहब ने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी इश्यूज़ पे बात की, उन्होंने बड़ा खुल के हमसे बातचीत की। और एक 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 जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इस शो में लगी, वो लगी कि इन्होंने एक इंसाइट दिया पाकिस्तान टीम का कि किस तरह चीज़ें वर्क करती है, किस तरह कोच वर्क करता है, किस तरह कप्तान वर्क करता है, किस तरह ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर है। तो एनीवे, विश हिम द बेस्ट। आपसे फिर मुलाकात होगी जी स्पोर्ट्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।